आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे जो है प्रोजेक्ट डिज़ाइन। तो हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन क्या होता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन से कि प्रोजेक्ट डिज़ाइन क्या होता है। प्रोजेक्ट डिज़ाइन सिंपल क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में आइडिया है उसको हम ऑन पेपर लिख लें, तो उसका प्लान बना लें कि हम कैसे प्रोजेक्ट को करेंगे। हम मतलब एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने से पहले हम उसका प्लान बना लेंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या हमारे प्रोजेक्ट का गोल होगा, क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे लाइक पीपल, मनी, टाइम कितना होगा, मेथड्स कौन सा यूज़ करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है ये एक ब्लूप्रिंट और रोड मैप की तरह काम करता है और उसी की तरह होता है जो गाइड करेगा हमारे प्रोजेक्ट टीम को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश तक गाइड करेगा। मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होगी प्रोजेक्ट मेंबर को तो वो यहाँ आके देख लेंगे जब भी उन्हें लगेगा कि वो कुछ भूल रहे हैं या रिवाइज की ज़रूरत है, तो वो आके प्रोजेक्ट डिज़ाइन को देख लें। और ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन जो है वो अप्रूवल के लिए भी बहुत काम आता है कि पहले हमने पूरा प्लान बना लिया, अच्छा प्लान होगा तो हम ऑफिशियल बॉडी से ईजीली अप्रूवल मिल जाएगा। और इसको सिंपली हमें डिज़ाइन करना चाहिए ताकि सबको अंडरस्टैंड हो जाए, कॉमन मैन भी इसको अंडरस्टैंड कर ले। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन क्या होता है। तो जैसे कि एक स्कूल है, वो चाहता है कि उसको न्यू प्लेग्राउंड बिल्ड करना है अपने स्कूल के अंदर। तो सबसे पहले उसमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन में क्या क्या इंक्लूड है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्लेग्राउंड इट विल बी। मतलब ये इसका गोल है कि प्लेग्राउंड किस टाइप का होगा, एडवेंचर्स होगा या फिर थीम प्लेग्राउंड होगा, नेचुरल प्लेग्राउंड होगा, सो मैनी प्लेग्राउंड्स आर हियर। तो वो चूज़ कर लेगा उसे कौन सा प्लेग्राउंड चाहिए। फिर उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगा, स्लाइड्स होंगी, अगर जैसे स्लाइड्स हैं तो कितनी टाइप्स की हैं और कितनी है, जैसे कि छोटी स्लाइड्स है, बड़ी स्लाइड्स है, और कितनी होंगी, 1 2 3 कितनी। और स्विंग्स भी ये डिसाइड करेगा जो इक्विपमेंट होगा। अब बजट देखेगा कि हमें प्लेग्राउंड बनाने में कितना बजट आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रही है उसमें। और टाइम लाइन देखेगा कि वो कितने, मतलब जैसे कि 1 महीने तक बन सकता है कि 2 महीने लगेंगे उसको। और जैसे कि हु विल बी बिल्ड इट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे किसी को या फिर वर्कर से हम खुद ही करवा सकते हैं उसको, तो ये डिसाइड करेगा। सेफ्टी रूल्स एंड लेआउट ने प्लान बनाएगा। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो फिर उसको राइट कर लेगा एक पेपर पे क्लियरली, तो ये बिफोर एक्चुअल वर्क। फिर उसके बाद उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करेगा। और जैसे हम सिंपल इसको समझ लेते हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता क्या है। ये एक प्लानिंग फेज़ है वेयर वी थिंक एंड डिसाइड व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड विथ व्हाट रिसोर्स टू इंश्योर द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। मतलब किस रिसोर्स का हम यूज़ करेंगे सो दैट हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। अब हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट डिज़ाइंस। मतलब प्रोजेक्ट डिज़ाइंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एडवांटेज है प्रोजेक्ट डिज़ाइन से हमें। तो सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स बन जाता है। अगर हमारे पास प्रॉपर प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका गोल क्या है। मतलब व्हाट इट मीन, मतलब हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट आखिर हमसे चाह क्या रहा है, कि हमें क्या अचीव करना है। तो इसकी नीड, इसकी मतलब क्लियर ऑब्जेक्टिव की वजह से क्या होगा, क्या ये होगा कि सारे टीम मेंबर को उनकी डायरेक्शन पता होगी कि उन्हें आगे करना क्या, फाइनल रिजल्ट क्या अचीव करना है, ये पता होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि अगर आपको एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना है फॉर फूड डिलीवरी के लिए, तो इसमें गोल इनका क्या होना चाहिए कि ऐसा ऐप डिज़ाइन करें हम लोग कि उसमें कस्टमर विद इन 2 क्लिक्स में फूड ईजिली ऑर्डर कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो स्कोप्स में क्या है, हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम कौन से टास्क को इंक्लूड करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में और किस टास्क को हम एक्सक्लूड करने वाले हैं। तो इसकी हेल्प से हमें क्या होगा कि कन्फ्यूजन्स नहीं होगी किसी भी टीम मेंबर के बीच में, और जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है हमें बाद में तो उससे हम बच जाएंगे। जैसे क्या एक स्कूल रिनोवेशंस प्रोजेक्ट है, तो उसमें स्कोप क्या होना चाहिए कि हम स्कूल्स में सिर्फ क्लासरूम्स में क्या है, पेंटिंग करवानी है और रिपेयर करना है डेस्क को, ना कि हमें न्यू क्लासरूम बिल्ड करना है। सो इसमें इंक्लूड क्या किया उन्होंने, पेंटिंग और रिपेयरिंग करवाई है और एक्सक्लूड कर दिया न्यू क्लासरूम को बनाने से। ठीक है। और थर्ड वन इज़ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग में हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। जैसे कि क्या मैन पावर ज़रूरत है हमें, कितनी मशीन्स ज़रूरत है, कितनी मनी ज़रूरत है, कौन सा मटेरियल ज़रूरत है, तो ये हमें पहले से इसमें डिसाइड कर लेंगे। तो इसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिलेगी कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो मतलब हर चीज़ हमें अवेलेबल हो रहेगी ऑन टाइम पे, तो हमारा प्रोजेक्ट भी ऑन टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल इसका अपन देख लेते हैं कि जैसे कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत है, वेब
डेवलपर मैन पावर, एक वेब डेवलपर की ज़रूरत है जो कि एक मैन पावर है, एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक मशीन से, और हो सकता है कि आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी फॉर होस्टिंग डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। ठीक है। फोर्थ वन इज़ टाइमलाइन एंड डेडलाइन। तो टाइमलाइन का और डेडलाइन से क्या होगा कि हम सारे मतलब हर एक पार्ट को, प्रोजेक्ट के ईच पार्ट को एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पार्ट कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा। तो इससे हमें हेल्प क्या होगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, और मॉनिटर करेंगे उसकी प्रोग्रेस को, हम मॉनिटर कर सकते हैं क्या, जैसे कि हमने बोला कि 2 वीक में ये काम होना चाहिए, अगर वो 2 वीक में काम नहीं हुआ कोई सा, तो फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या उसमें कमी आ रही है, किस वजह से नहीं हुआ। तो ये मॉनिटर प्रोग्रेस है, मतलब देख सकते हैं हम उसकी प्रोग्रेस कि कहाँ तक पहुँचा है हमारा प्रोजेक्ट। जिसके एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या है, उन्होंने बोला है कि 6 मंथ में हम आपको रोड कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे। तो उन्होंने अपने स्टेज को डिवाइड कर लिया है। सॉइल टेस्टिंग के लिए 1 to 2 वीक्स रखे हैं उन्होंने, 2 वीक्स तक वो सॉइल टेस्टिंग करेंगे। बेस लेइंग के लिए उन्होंने क्या रखा है, 3 to 5 वीक्स रखे हुए हैं, और फाइनल रोड वर्क जो स्टार्ट होगा वो 2 मंथ से स्टार्ट होगा और 6 मंथ तक फिनिश हो जाएगा। तो ये उन्होंने टाइम दे दिया है, सभी चीज़ों को एक टाइम गिव कर दिया है ईच टास्क को। बजट एस्टिमेशन, तो इसमें हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितनी मनी पूरे होल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है, कितनी मनी की ज़रूरत है। तो इसकी मदद से क्या होगा कि हम जो ओवर स्पेंड करने से बच जाएंगे, कि ऐसा नहीं हो कि हमने ज़्यादा ही मनी रख ली है, प्लान नहीं किया हो तो आपको मतलब इन्फिनिटी मनी रखना पड़ेगी, तो ओवर स्पेंडिंग से बच जाएंगे। और ऐसा भी नहीं हो कि मिड प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो मनी है वो कम पड़ जाए, ऐसा भी नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा कुछ देर के लिए। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक कॉलेज इवेंट है, तो उनको 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। किस किस के लिए, स्टेज सेटअप करेंगे, उसमें 50,000 के अंदर वही साउंड भी डेवलप करेंगे उसमें, और फूड्स भी लेके आएंगे, और डेकोरेशन वर्क भी करेंगे। और ये रिक्स 6 क्या है हमारा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। 6 आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी पॉसिबल प्रॉब्लम जो हमारे फ्यूचर में प्रोजेक्ट के अंदर आ सकती हैं, उसको पहले से डिसाइड कर लेंगे, और उसको हम मतलब ये भी प्लान कर लेंगे कि अगर प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम जो अवॉइड सरप्राइजेस को हटा सकते हैं, और हम प्रिपेयर रह सकते हैं हमारे बैकअप प्लान के साथ। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोई सा आउटडोर इवेंट है जो हमें मतलब बाहर ग्राउंड में करना है, तो उसमें रिस्क क्या है कि रेन हो सकती है। अगर रेन हुई तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि हम जो हमारे इवेंट को है वो इंडोर वेन्यू में शिफ्ट कर सकें। सो दिस इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। 7th वन इज़ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें क्या करना होता है कि असाइन करना होता है वर्क डिफरेंट टीम मेंबर को बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। मतलब जो डिफरेंट टीम मेंबर हैं हम उनको उनकी ड्यूटी बता देंगे कि आपको ये करना है, ये टास्क को आपको कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि अवॉइड कन्फ्यूजन हो जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, और इंश्योर रहेगा कि ऑल वर्क इज़ डन प्रॉपरली। एग्जांपल जैसे कि एक कॉलेज फेस्ट के अंदर हम एक स्टूडेंट से बोलेंगे कि वो इनवाइट्स करें, हैंडल इनवाइट्स करें, अनदर से बोलेंगे कि वो मैनेज स्टेज करे, अनदर से बोलेंगे कि वो मैनेज फूड्स करे। तो इससे क्या है, सबके पास अलग अपने अपने वर्क असाइन हो चुके हैं। 8 वन इज़ कम्युनिकेशंस प्लान। तो कम्युनिकेशंस प्लान्स में हम क्या करेंगे, इसमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कैसे हम एक टीम मेंबर और स्टेक होल्डर्स को अपडेट रखेंगे और उनको इन्फॉर्म करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी वजह से क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन आएगा टीम मेंबर के अंदर, और ये हमें इंश्योर कर सकेंगे कि एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज, मतलब सबको अपडेट है कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँच गया। तो सब इन्फॉर्म है इस बारे में। तो एग्जांपल क्या कर सकते हैं हम इसके लिए कि वीकली मीटिंग और व्हाट्सएप ग्रुप अपडेट्स फॉर ऑल टीम मेंबर इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट। एक ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर हम वीकली मीटिंग कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जो अपडेट दे सकें कि हाँ यहाँ हमारा प्रोजेक्ट इस स्टेज तक पहुँच चुका है और हमने ये काम कर लिया है। अब हम इसको देखेंगे, एक्सपेक्ट आर टू बी कंसिडर प्रोजेक्ट डिज़ाइन। मतलब प्रोजेक्ट डिज़ाइन बनाते समय हमें किस किस चीज़ों का, किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। मतलब प्रोजेक्ट आइडिया को हम देखना, उसको थिंक करना, थिंक ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट आइडिया बेस्ड ऑन देयर नीड एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई सी नीड्स है या अपॉर्चुनिटी है, उसकी बेस पे हमें अपना एक प्रोजेक्ट आइडिया को सोचना। तो सारे प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होते हैं एक आइडिया से, जो एक आइडिया ऐसा होता है जो सॉल्व कर सकता है किसी प्रॉब्लम्स को और मीट अ डिमांड। एग्जांपल दे सकते हैं अपन इसमें, एक कंपनी है, ये उसने देखा कि यहाँ पर कोई एक टाउन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम नहीं है, तो उसके पास आइडिया आया कि वो उस टाउन में जाके एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम खोल सके।
तो सेकंड वन है कॉन्सेप्चुअल वैलिडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया, मतलब अब हमारे पास आइडिया तो आ गया, अब उसको वैलिडिटी चेक करना है कि ये करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसका मीनिंग तो यही है कि ये प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है या फिर नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हम इंश्योर कर सके जो आइडिया है एक्चुअली वर्क इन रियल वर्ल्ड, मतलब जो हमारा आइडिया है वो एक्चुअली वर्क कर सकता है रियल वर्ल्ड के अंदर या नहीं कर सकता। एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि हमें मतलब शोरूम स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि जो पीपल उस एरिया के है वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, तो हमें सर्वे करना होगा। थर्ड वन इज़ असेसिंग इन्वेस्टमेंट इन प्री इन्वेस्टमेंट स्टडी, तो हमें मतलब असेस करना है इन्वेस्टमेंट की कितनी कॉस्ट लगेगी, इसमें हम टोटल अपनी कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, क्या कितनी मनी हमारी लगेगी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। तो इसको नो करने के टू नो इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ वर्थ इट, और इसमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर हम इतनी मनी लगाएंगे तो ये इतना रिटर्न भी देगा कि नहीं देगा, तो इन्वेस्टमेंट इज़ वर्थ और वर्थलेस। एग्जाम्पल जैसे कि हम एक शोरूम की कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे कि वहाँ की लेंथ कितने की है, बिल्डिंग की क्या होगी, बाइक्स की कॉस्ट क्या होगी, स्टाफ हम कितने मेंबर रखेंगे उसके अंदर, तो उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड सेल के, मतलब इतनी सेल्स हमारी हो भी जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हम इस कॉस्ट को कवर भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर। तो फोर्थ वन क्या है? टेक्निकल असेसमेंट। इसमें हम देखेंगे क्या हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में टेक्नोलॉजी जो लग रही है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। टेक्नोलॉजी मीन्स मशीन्स अवेलेबल है, टूल्स, स्किल्स, लोकेशंस, इसको हम चेक करेंगे टेक्निकली हमारा प्रोजेक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंश्योर करेगा कि मतलब हमें नॉलेज हो जाएगा कि हमें आखिर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, और जो नीड की ज़रूरत है उसको हम टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कर सकते हैं। एग्जांपल है कि हमें जैसे कि एक सोलार पावर प्लांट बनाना है, तो उसमें हम देखना है कि जो हम ले रहे हैं वहाँ पर इनफ सनलाइट आती है नहीं आती, और स्किल वर्कर्स अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो ये टेक्निकल असेसमेंट होगा। इकोनॉमिक अप्रेजल में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट गुड फॉर इकोनॉमी है या फिर नहीं है। इकोनॉमी मतलब हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोजेक्ट से वहाँ पर जॉब क्रिएट हो रही है, इनकम लेवल कहाँ जा रहा है, ये सब देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें ये है कि मतलब प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि नॉट जस्ट फॉर ऑनर, मतलब वो बेनिफिट सिर्फ ऑनर को ही ना दे बल्कि कम्युनिटी को और नेशंस को भी बेनिफिट दे। एग्जांपल जैसे कि एक हम रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, तो वो किस किस को हेल्प करेगा? वो विलेजर्स को हेल्प करेगा कि वो रीच कर सकते हैं मार्केट ईजिली, और ये मार्केटर के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। तो ये इकोनॉमिक अप्रेजल हो गया अपना। और प्रोजेक्ट डिज़ाइन में हम देखेंगे कि इसमें वही है, हमें पूरा प्रोजेक्ट का प्लान बनाना, फुल प्लान को क्रिएट करना है, जैसे कि उसमें स्टेप्स क्या होंगे, पीपल कौन इन्वॉल्व होंगे, टाइम कितना लगेगा, मनी कितनी होगी, मटेरियल्स कौन सा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या है, एक्ट करता है एक रोड मैप की तरह, स्टार्ट से फिनिश तक हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया। एग्जांपल जैसे है बाइक शोरूम के लिए हम द डिज़ाइन इंक्लूड स्टोर लेआउट, मतलब स्टोर का लेआउट कैसा होगा, कितने नंबर के स्टाफ हम हायर करेंगे, मार्केटिंग प्लान क्या होगा, बजट क्या होगा, ये सब क्या आएगा, इसकी प्लान बना लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन में। नेक्स्ट है इनपुट डिज़ाइन। इनपुट मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम कुछ भी चीज़ इन कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, सो दैट दे स्टार्ट। जैसे प्लानिंग करना कि हमें किस टाइप का रॉ मटेरियल्स नीडेड होगा, टूल्स नीडेड होंगे, मशीन्स, स्टाफ्स आर नीडेड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया है कि आपको किस इनपुट की ज़रूरत है, तो वो एवरीथिंग अवेलेबल ऑन टाइम, सो दैट यू कैन रन प्रोजेक्ट ईजीली। मतलब हर चीज़ अवेलेबल रहेंगी तो आपका प्रोजेक्ट ईजिली रन हो जाएगा। जैसे कि एक बेकरी प्रोजेक्ट के लिए इनपुट क्या होंगे? फ्लावर, शुगर, ओवन, शेफ, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पता चल गया है, ये आपके इनपुट्स हैं, अब आप इनको अवेलेबल रखोगे। और एट्थ है आपका फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल में आपको देखना है आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिट भी कर रहा है कि नहीं करेगा फ्यूचर में, जैसे कि लॉन्ग टर्म मतलब कितना टाइम ले रहा है आपकी जो कॉस्ट आपने लगाई है उसको रिकवर करने के लिए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में हमने क्या देखा था? इन्वेस्टमेंट मेन फोकस कर रहा था हमारा कॉस्ट पे, लेकिन फाइनेंशियल का मेन फोकस है प्रॉफिट पे। तो इससे क्या होगा कि हम अवॉइड कर सकते हैं लॉसेस को, और मतलब एक स्मार्टली मनी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पर हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना। जैसे कि यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ शॉप्स वेज हाउ मच मनी यू विल अर्न मंथली, मतलब आपने पहले कॉस्ट एक शॉप स्टार्ट करने की कॉस्ट देखी कि कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर उसमें देखा कि आप मंथली कितना अर्न कर सकते हो, तो ये फाइनेंशियल अप्रेजल होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट पे फोकस किया था, हाँ प्रॉफिट को भी देख रहे थे मगर मेन फोकस कॉस्ट पे था। फाइनेंस में हमारा मेन फोकस
है प्रॉफिट पे, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट में अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे टोटल कॉस्ट को प्रोजेक्ट की और टोटल बेनिफिट्स को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें ये देखना है कि जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो मोर देन होना चाहिए हमारे कॉस्ट से। जैसे कि एग्जांपल इसका है कि एक सिटी है जो डिसाइड कर रही है ब्रिज बनाने का, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कितनी है, 10 करोड़ उसकी कॉस्ट आ रही है ब्रिज बनाने की, लेकिन इसकी वर्थ कितना, मतलब वो सेव कर रहा है पीपल का टाइम एंड फ्यूल को, जो कितने वर्थ का है, 50 करोड़ का इन 10 ईयर्स के लिए। तो ये प्रोजेक्ट हम अप्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है सोशल फेसिबिलिटी, मतलब इसमें ये भी देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट सोसाइटी को क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या हमारी ये सोसाइटी हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही, और ये हमारे प्रोजेक्ट की वजह से सोसाइटी या पीपल को कुछ हार्म तो नहीं हो रहा है, ये हमें मेक श्योर करना है। जैसे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्या होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट शुड भी ये सोसाइटी के लिए यूज़फुल होना चाहिए और सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले उसको। जैसे कि एक फैक्ट्री बनाएंगे हम, तो हमें फैक्ट्री कहाँ पर बनानी है, स्कूल और होम से दूर बनानी है, अवे फ्रॉम स्कूल से होम्स बनानी है, सो दैट नॉइज़ पॉल्यूशंस की कंप्लेंट ना आए, कि मतलब जो स्कूल से होम के पास ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशंस ना हो। तो ये सोशल फेसिबिलिटी हो गई। इम्पैक्ट देखना है कि अब हमारे प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे, पीपल पे, इकोनॉमिक पे कैसा इफेक्ट आ रहा है इन लॉन्ग रन में। क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोजेक्ट की वजह से ये हार्म नहीं होना चाहिए पीपल्स को या सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक को, बल्कि प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो क्रिएट पॉजिटिव चेंज लेके आए। जैसे कि एक हाइड्रो पावर प्लांट अगर आप बना रहे हो, तो आप उसका इम्पैक्ट स्टडी करो कि आपके प्लांट की वजह से जो विलेज हैं आपके रिवर के पास, उनमें मतलब फ्लड आने के चांसेस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने प्लांट बना दिया है तो अब जैसे कि थोड़ी बहुत भी बारिश हुई तो विलेज में फ्लड आ जाएगा। तो ये इम्पैक्ट असेसमेंट करो। फंड अवेलेबिलिटी, फ़ंड को चेक करो कि आपके पास इनफ मनी स्टार्ट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट अवेलेबल भी है या फिर नहीं है। जैसे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि विदाउट फंड द प्रोजेक्ट विल स्टॉप मिडवे। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टार्टिंग में तो फंड थे, लेकिन अगर बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो अब आपके पास फंड ही नहीं है, ना कोई सोर्स है, तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई भी स्टार्टअप है तो वो मतलब वो चेक करेगी स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोजेक्ट कि बैंक लोन और इन्वेस्टर सपोर्ट अवेलेबल है क्या नहीं है। न्यू लॉन्चिंग है न्यू ऐप, मतलब उसका ऐप लॉन्च करने से पहले वो मेक श्योर करेगी कि बैंक से एग्रीमेंट करेगी, इन्वेस्टर को उसी करेगी कि कौन कौन उसको फंड दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। सो दीज आर द एक्सपेक्ट आर टू बी कंसिडर इन प्रोजेक्ट डिज़ाइन। सो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट डिज़ाइंस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बहुत सिमिलर है एक्सपेक्ट जो हमने देखे प्रोजेक्ट डिज़ाइन के, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि अलग अलग करके पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट है फीसिबिलिटी स्टडी, मतलब इसमें यही देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट पॉसिबल भी है क्या नहीं है। जैसे कि हम एक बेकरी ओपन करना चाह रहे हैं तो हम उसमें चेक करेंगे कि बेकरी ओपन करने के लिए जिस लोकेशन में आप ओपन कर रहे हो वहाँ पर डिमांड भी है बेकरी की फूड्स की या फिर नहीं है, और अगर डिमांड है तो वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, स्पेस है तो फिर आपके पास क्या उतना बजट है कि आप ओपन कर पाओ। तो ये फीसिबिलिटी स्टडी होगा। टेक्नो इकोनॉमिक में वही है कि टेक्निकली पॉसिबल है और इकोनॉमिक में प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि सोलर प्लांट के लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत है, सनलाइट आपकी टेक्निकल में आ गई, लेकिन ये है कि आप ये प्रोजेक्ट जो सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट है वो आपको प्रॉफिट भी दे फ्यू ईयर्स में, चाहे अभी ना दे कुछ साल बाद दे, तो ये इकोनॉमिक में आ गया। इनपुट्स में वही है कि हमें लिस्ट बना के रखना है क्या रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर क्या क्या हमें ज़रूरत है और उसको अवेलेबल करना है। जैसे टी शर्ट की फैक्ट्री में क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, स्टिचिंग मशीन की वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो ये इनपुट्स हैं, इनको हम लिस्ट करके और अवेलेबल रखेंगे। प्रोजेक्ट डिज़ाइन में वही है कि आपको प्लान बना के रखना है कि आपका प्रोजेक्ट की स्टेप्स क्या होंगी, मतलब आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने की स्टेप्स, उसमें टाइम कितना लगेगा, मनी कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, पीपल कौन इन्वॉल्व होंगे, मनी कितनी लगेगी, रिसोर्सेज क्या ज़रूरत रहेंगे। जैसे कि ओपनिंग का ऑनलाइन इलेक्ट्रिक शोरूम के लिए आपको स्टाफ मेंबर की कितनी ज़रूरत है, वहाँ के शोरूम के लेआउट की कितनी ज़रूरत है, कितने टाइम में बन के तैयार हो जाएगा, तो टाइमलाइन की कितनी ज़रूरत है। फोर्थ वन है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में वही देखना है आपको कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है, इनकम कितनी आ रही है, और जैसे कि इनकम से आप कॉस्ट डिडक्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, और पे बैक पीरियड देखना है कि मतलब कितने टाइम में आपका जो कॉस्ट है आप रिकवर कर सकते हो। जैसे कि 10 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की है और रिटर्न हो रहा है 2 लाख ईयरली, तो आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ रहा है, मतलब आप पे बैक पीरियड है 5 ईयर्स में आप आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस है।
सिक्स वन इज सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, मतलब आपको ये देखना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है या फिर हार्म्स कर रहा है। जैसे कि एक मेट्रो प्रोजेक्ट है, हालांकि वो बहुत हाई कॉस्ट होती है मेट्रो की, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ पॉल्यूशन कर रहा है, टाइम बचा रहा है और सोशल बेनिफिट इसके हाई हैं कॉस्ट से ज़्यादा, तो ये अप्रूव कर सकते हैं। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करेंगे। सेवंथ वन एंड लास्ट, प्रोजेक्ट अप्रूवल। अब जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें देख ली, फाइनेंशियल एनालाइज कर लिया, इनपुट कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, टेक्निकल इकोनॉमिक देख लिया, फीजिबल देख लिया, तो अब इन सबको आपने प्लान बना के रख लिया। तो अब ये प्लान को आप अप्रूव भी तो करवाओगे, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो फाइनल एवोल्यूशन करवाना है, मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको खुद ही अप्रूव करवाने से पहले आपको खुद ही अप्रेज करना है कि पूरा प्लान को क्या वाकई, मतलब इसमें रिव्यू करवाना है एक्सपर्ट से, कॉस्ट कितना हो रहा है, बेनिफिट कितना है, रिस्क कितना है। तो जो आपका एक्सपर्ट है आपको ग्रीन सिग्नल दे देगा, तो फिर आप जाओगे इसको प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने इन्वेस्टर के पास या अदर पार्टी के पास। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्ट डिज़ाइन के। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले अपन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है और प्रोजेक्ट डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, ताकि आप कोई भी कन्फ्यूजन से वो रिमूव हो जाए। तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बना रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे प्रोजेक्ट डिज़ाइन में, कि मतलब बाद में हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को। और प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट आइडिया को स्टडी कर रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट आइडिया को टर्न कर रहे हैं इनटू क्लियर प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर प्लान को। मतलब आपका जो आइडिया ब्रेन में आया उसको आप प्लान में मतलब क्लियर प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो जाए, स्टडी मतलब आप इजीली इसको स्टडी कर सको, आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करवा सको, इम्प्लीमेंट करवा सको। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन से आपका कि आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनानी है। तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन में क्या है, क्या इन्वॉल्व होगा कि उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसमें कितने बजट में आप बना लोगे और उसमें कि मतलब क्या क्या टेक्निकल स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका होगा, ये प्लान करके रखोगे और ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा। तो इसमें जैसे इसमें इंक्लूड वो सारी स्टेप्स इंक्लूड्स हैं जिसकी वजह से आप अंडरस्टैंड कर सको कि आपका प्रोजेक्ट आइडिया क्या है और उसको फीसिबिलिटी चेक कर सको और उसको प्लान को इजीली एग्जीक्यूट कर सको और उसका अप्रूवल और फंडिंग करवा सको। मतलब आपका जो प्लान बनाया है उसको अप्रूव कर सकें अथॉरिटी और उसको फंड कर सकें अथॉरिटी। तो ये पूरा रहा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। ये सीक्वेंशियल स्टेजेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो फर्स्ट है इसका प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट का आइडिया आएगा कि आगे हमें क्या करना है। फिर है सेकंड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो हम इसको पहले ऊपर से देख लेंगे कि ये प्रोजेक्ट फीसिबल है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। फीसिबिलिटी एनालिसिस, इसमें हम देख लेंगे कि प्रोजेक्ट रियल में कितनी वर्थ दे रहा है हमें कि नहीं दे रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, एवरीथिंग हम चेक कर लेंगे। इसमें टेक्निकल में देख लेंगे कि मनी, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या टेक्नोलॉजी की नीड्स है। इकोनॉमिक्स में वही है कि प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा हमें। प्रोजेक्ट डिज़ाइंस एंड इनपुट डिज़ाइन, मतलब प्रोजेक्ट डिज़ाइंस बना लेंगे हम इसमें पहले कि मतलब हम क्या क्या एग्जीक्यूट में क्या क्या स्टेप्स होंगी, क्या क्या टाइम होगा, क्या बजट होगा, ये सब इसमें प्लान बना लेंगे उसको लेके। फिर इनपुट डिज़ाइन में क्या क्या इनपुट्स लगेगा हमारा कि टेक्निकल स्किल्स वर्कर लगेंगे, अनस्किल्स वर्कर्स की नीड्स रहेगी, रॉ मटेरियल कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें इसमें होगी। मशीन्स क्या होगी। फाइनेंशियल्स में देखेंगे कि कॉस्ट और बेनिफिट्स एनालाइसिस करेंगे फाइनेंस में हम। और सोशल अप्रेजल में कि तो प्रोजेक्ट हमारा सोसाइटी को क्या दे रहा है, कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है। और देन मतलब ये 6 पॉइंट्स को हम लिख के प्लान बना लिया हमने, ब्रॉड प्लान हो गया, मतलब प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट कर लिया हमने। तो अब इसको क्या करवाएंगे, प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाएंगे अथॉरिटीज़ से और इन्वेस्टर से, ताकि हम उनसे फंड्स ले सकें और वही है फिर फंडिंग कर लेंगे। अब जैसे कि उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है, सोसाइटी को इकोनॉमिक के लिए अच्छा है और बेनिफिट ज़्यादा है, तो वो अप्रूव कर देंगे तो फंडिंग करवाएंगे, फिर हम उनसे फंड ले लेंगे। तो इसको एक एक करके डीप में अंडरस्टैंड करते हैं हम। तो फर्स्ट है प्रोजेक्ट जनरेशन, आइडिया जनरेशन। तो वही इसमें आपको मतलब आइडिया आपको लेके आना है एक, वो किसी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी चल रही है तो उसके बेस पे आप एक आइडिया जनरेट करोगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा आइडिया आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक पहला स्टेप्स होता है। और एग्जांपल जैसे कि आपने देखा कि आपके टाउन के पास कोई भी एक अच्छी गुड लाइब्रेरी नहीं है, तो ये आइडिया है कि आप क्या कर सकते हो कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो ओपन कर सकते हो। आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब आपने ये देखा कि आपका आइडिया यूज़फुल है, नीडेड और मतलब उसकी ज़रूरत है आपके प्रोजेक्ट की, और वो यूज़फुल है, वो रियलिस्टिक भी है कि नहीं है। जैसे कि आप इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम और मनी सेव कर सकते हो, उसको वेस्ट होने से बचा सकते हो यूज़लेस और बेड आइडिया में।
इससे मतलब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि जैसे कि जो आपका प्रोजेक्ट पब्लिक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट था, तो आपने पीपल से, लोकल पीपल से जाके पूछा कि आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत भी है कि नहीं है। अगर हाँ वो बोलेंगे कि हमें ज़रूरत है लाइब्रेरी की, हाँ होना चाहिए एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर, तो फिर आप जाके देखोगे कि लैंड भी अवेलेबल है उस एरिया में आपके टाउन में या फिर नहीं है। फिर थर्ड आ जाओगे आप प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी एनालिसिस में। इसमें आप स्टडी करोगे कि आपका प्रोजेक्ट है वो मतलब रियल लाइफ में कैसे वर्क करेगा, वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। मतलब जो रियलिस्टिक में वही देखा था कि आपने आपका आइडिया मतलब यूज़फुल है कि नहीं है। अब फीसिबिलिटी में आप देख रहे हो कि रियल लाइफ में वो आपका प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, मतलब टेक्निकली कैसा होगा, फाइनेंशियली कैसा होगा और सोशली कैसा होगा, इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। जैसे कि आपको इसके ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मेक श्योर करेगा कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए अगर आपने फीसिबिलिटी एनालाइज कर दी है। जैसे कि आपने चेक किया कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का लाइब्रेरी, मतलब एक लाइब्रेरी बनाने की या एक बिल्डिंग लेने की लाइब्रेरी के लिए उसकी कॉस्ट क्या, तो ये क्या हो गया आपका फाइनेंशियली हो गया। और हाउ टू गेट अ बुक, मतलब आप बुक्स कैसे लोगे, तो ये टेक्निकली हो गया कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कहाँ से लोगे, सप्लायर उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ये टेक्निकली हो गया। और इफ़ पीपल विल यूज़ इट, मतलब पीपल इसको यूज़ करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो ये सोशली हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी एनालिसिस हो गया। अब टेक्नो इकोनॉमिक्स को भाई है, टेक्नो में क्या देखोगे, टेक्निकल नीड्स देखोगे कि मतलब क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मशीन्स की, बिल्डिंग्स की, टूल्स की। अब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है तो वो अवेलेबल करवाएंगे हम लोग। फिर इकोनॉमिक देखोगे कि कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज करोगे इकोनॉमिक में। ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अवेबिलिटी बनी रहे टेक्नोलॉजी की और आप मेक श्योर कर सको कि ये इकोनॉमिक भी साउंड है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने लाइब्रेरी बनाओगे तो वही है कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी में बुक्स रैक्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। अब ये सारे क्या होगा, टेक्नो में आ गए। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप पूरी सेटअप की कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे और रनिंग कॉस्ट, मतलब उसको एक लाइब्रेरी ओपन करने की कॉस्ट और फिर उसको डेली रन करने की कॉस्ट को एवरेज करोगे। और जिसके प्रोजेक्ट डिज़ाइन है इनपुट डिज़ाइन, तो वही है कि सबसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन में तो आपको एक क्लियर प्लान बनाना है कि आपके प्रोजेक्ट के पार्ट्स का कि भाई एग्जीक्यूट इसको करेंगे तो क्या क्या लगेगा इसमें, स्टेप्स, टाइम्स, बजट इन्वॉल्व्स। और इनपुट्स में है कि मटेरियल, पीपल, मशीन्स, क्या क्या ज़रूरत है, आर नीडेड। इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है, क्योंकि इसको अपन को पता चल जाएगा कि आखिर हमें एग्जैक्टली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें आखिर करना क्या है और इसका यूज़ क्या है, व्हाट विल बी यूज्ड। मतलब ये प्रोजेक्ट करने के लिए क्या 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 चीज़ की ज़रूरत है, भाई ये क्या क्या चीज़ यूज़ में आएंगी, मटेरियल कौन से होंगे, पीपल, मशीन, और मतलब व्हाट एग्जैक्टली विल बी डन, मतलब आखिर हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे। एग्जांपल है कि आपने नंबर ऑफ़ बुक्स आपने डिसाइड कर ली कि कितने नंबर्स की बुक्स लगेंगी, चेयर कितनी लगेंगी, कंप्यूटर कितने होंगे, स्टाफ मेंबर कितने होंगे, तो इसका प्लान बना लिया आपने। फाइनेंशियल एंड सोशल अप्रेजल, फाइनेंशियल में वही देखा चेक वेदर फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है कि नहीं है आपका प्रोजेक्ट और सोशली बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप आपकी फंडिंग को जस्टिफाई कर पाओगे और इंश्योर कर पाओगे। जैसे कि सोशल में क्या होगा कि आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, अगर सोशली बेनिफिशियल होगा तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। और जस्टिफाई फंडिंग, मतलब फाइनेंस में ये होगा कि जस्टिफाई फंडिंग कि आपके बेनिफिट आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये फाइनेंशियल हो गया। अब इसमें इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी मतलब प्रॉफिट नहीं कर रही है, हालांकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, लेकिन ये आपकी लाइब्रेरी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिल रही है, तो इसमें क्या होगा, सोशल बेनिफिट इसका आपकी लाइब्रेरी का ज़्यादा है। सेवन्थ वन है प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड फंडिंग। प्रोजेक्ट अब जैसे कि हमने वही जो 6 पॉइंट है उसको प्लान बना लिया उसका पूरा, अब उसको अप्रूव करवाना है, तो हमने सबमिट करा हमारा फुल प्लान टू अप्रूव फॉर अप्रूवल टू अथॉरिटीज़ और इन्वेस्टर्स, मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे अप्रूव करवाया और इन्वेस्टर से करवाया। फिर अरेंज करा फंड्स के लिए, जो भी फंड्स नीडेड है उसको अरेंज करना। जैसे इन्वेस्टर ने अप्रूव कर दिया तो अब वो फंडिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आपका फंड भी अरेंज हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट ऑफिशियल अप्रूवल और मनी के तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, कि जब तक आपके पास मनी नहीं होगी आप कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाओगे। और अप्रूवल भी होना चाहिए, क्या मतलब आपका प्रोजेक्ट है, अथॉरिटीज़ अप्रूव करें उसको। जैसे कि आप क्या करोगे, जिसके आपको लाइब्रेरी खोलना है, आपने ये देख लिया कि वो इतना प्रॉफिट नहीं दे रही लेकिन सोशल बेनिफिशियल बहुत है, तो आप ये अपना प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किसके पास करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, कि गवर्नमेंट आपको मदद करे और एनजीओ आपको सपोर्ट करे लाइब्रेरी को बनाने में और रन करने में। तो वही है कि आपने अथॉरिटीज़ हो गई, ये एनजीओ और गवर्नमेंट, अगर आपका प्लान बहुत अच्छा होगा कि उनको लगेगा कि हाँ ये बेनिफिशियल देगा स्टूडेंट को, तो ये लोग फंड कर देंगे उसको और अप्रूव कर देंगे। तो इन शॉर्ट में देख लेते हैं आखिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो क्या करती है, आपके आइडिया को टर्न कर देती है
इनटू अ वेल प्लान्ड एंड फीसिबल प्रोजेक्ट, मतलब एक प्लान प्रोजेक्ट और फीसिबल प्रोजेक्ट में आपके आइडिया को टर्न कर देती है, और वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो ये रहा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, और इसी के साथ हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। होप यू अंडरस्टैंड वेल।